अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। विश्व जल दिवस पर अन्नदाता की खास पेशकश, बदलते मौसम में कैसे करें मधु, बॉक्सो और मधुमक्खियों की देखरेख। किसान भाइयों, जल प्रकृति की एक ऐसी अनोखी और अनमोल देन है जिसके बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि जल न हो तो प्राणियों और वनस्पतियों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। और हम जानते हैं कि हमारे उपयोग हेतु जल की मात्रा सीमित ही है। इसलिए पूरे विश्व ने सामूहिक रूप से मिलकर सन 1993 से आज ही के दिन यानी कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया। अतः आज हम विश्व जल दिवस के परिप्रेक्ष्य में अपने कार्यक्रम के माध्यम से किसानों के लिए लाए हैं ये खास पेशकश। जल प्रकृति की एक ऐसी अनोखी एवं अनमोल देन है जिसके बगैर जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। यदि जल न हो तो प्राणियों एवं वनस्पतियों का अस्तित्व ही मिट जाए। इसलिए तो कहा गया है, जल ही जीवन है। ताजा जल यानी कि फ्रेश वाटर के महत्व एवं महत्ता की जागरूकता हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मार्च सन 1993 में प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। विश्व जल दिवस वर्ष 2016 की थीम है बेटर वाटर बेटर जॉब, क्योंकि दुनिया के कुल श्रमिकों की आधी संख्या यानी कि लगभग 1.5 अरब लोग पानी से संबंधित क्षेत्रों में काम करके ही अपना जीवन चला रहे हैं, क्योंकि उनकी नौकरियां पानी पर ही निर्भर हैं, जिसमें सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि ही है जो कि पूरी तरह जल पर निर्भर है, जो मजदूरों के जीवन और आजीविका को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही जल समाज और देश की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। ताजा जल यानी कि फ्रेश वाटर के महत्व एवं महत्ता की जागरूकता हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मार्च सन 1993 में प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। मुहावरा बड़ा ही मशहूर है कि जल ही जीवन है। वास्तव में जल का महत्व मानव जीवन में बहुत अधिक है। जहाँ तक कृषि की बात है तो हमें पता है कि जितना भी जल का उपयोग होता है उसमें 70% जो है वो कृषि में उसकी आवश्यकता होती है। आप लोगों की जानकारी हेतु बता दूं कि पृथ्वी पर मात्र 2.5% ताजा जल ही उपलब्ध है तथा शेष 97.5% जल लवणीय है, जो कि समुद्र जल के रूप में उपस्थित है। यानी कि भूमंडल का 2/3 भाग समुद्र के रूप में जल से घिरा है और जल का चक्र समुद्र से हवा और फिर हवा से समुद्र में बराबर चलता रहता है। फिर भी हमारे उपयोग का जल सीमित है। संपूर्ण उपलब्ध जल का 1% से भी कम जल हमारे पीने, फसलों की सिंचाई व हमारे अन्य उपयोग में आता है। हमारे उपयोग में आने वाले इस जल का करीब 69% भाग दुनिया के लोग फसलों की सिंचाई में उपयोग करते हैं।
जबकि हमारे देश में करीब 90% भाग सिंचाई के उपयोग में लाया जाता है। जहां तक अपने देश की बात है, प्रतिवर्ष लगभग 3,840 अरब घन मीटर वर्षा जल प्राप्त होने के बावजूद भी इसका 65% भाप एवं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उड़ जाता है तथा शेष 35% जल यानी 1,340 अरब घन मीटर हमारे लिए काफी पर्याप्त है, क्योंकि जो देश में पानी की मांग है वह आज के समय में केवल 605 अरब घन मीटर ही है, परंतु उसका भी 50% जल बहकर नाले नदियों से होकर समुद्र में चला जाता है। जहां हमारे देश में सन 1951 में प्रति व्यक्ति 5,177 घन मीटर पानी की उपलब्धता थी, वहीं सन 2011 में प्रति व्यक्ति 1,545 घन मीटर पानी की उपलब्धता थी और यह परिस्थिति रही तो सन 2025 में 1,340 घन मीटर पानी प्रति व्यक्ति उपलब्धता रहेगी। और यह भी कहा जाता है कि आने वाले समय में जल एक संकट के रूप में आ सकता है, तो कर्तव्य यह बनता है कि जो भी जल उपलब्ध है हमारे पास प्रकृति के द्वारा, उसका संरक्षण हम कैसे करें। किसी भी परिस्थिति में जल के दुरुपयोग से बचना चाहिए। तो एक तो हो गया कि जो भी जल उपलब्ध है उसका संरक्षण कैसे किया जाए। दूसरा, जल का जब उपयोग भी करते हैं हम लोग तो ऐसा करते हैं कि जहाँ कम पानी में काम चल जाए तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा पानी बर्बाद करते हैं। तो यह भी सोचने की ज़रूरत है कि कैसे कम पानी में अधिक कार्य किया जाए। तो उसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यह योजना भारत सरकार के द्वारा भी लागू की जा रही है और इसके तहत किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर यह भी उपलब्ध कराने की बात है। और इसका फ़ायदा ये है कि वहाँ पे जो फ्लड इरिगेशन है उसको रोकने में मदद मिलती है, क्योंकि फ्लड इरिगेशन रोकने से पानी भी ज़्यादा लगता है और उस पानी का उपयोग भी नहीं होता है। और आप यदि देखें तो आप कैलकुलेट करें तो 1 किलो यदि धान पैदा करना है तो कितना पानी खर्च हो जाता है। किलो यदि हम चावल पैदा करते हैं तो करीब 30 लीटर पानी उसमें खर्च होता है। उस पानी के खर्च को कैसे कम करें हम, तो यदि टपक पद्धति जिसको स्प्रिंकलर बोलते हैं, फव्वारा पद्धति स्प्रिंकलर से हम लोग कम पानी में ही पौधे को जितनी आवश्यकता है उतना ही पानी हम दे करके और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इस संसाधन के समुचित संरक्षण एवं उपयोग से संबंधित कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें किसान भाई अकेले अर्थात व्यक्तिगत आधार पर कर सकते हैं, परंतु बहुत से कार्य ऐसे हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जन भागीदारी के साथ करने पर ही पूरी सफलता मिल पाएगी। अतः ऐसे कार्यों को जन भागीदारी से ही किया जाए, जिसे हम जल संरक्षण तकनीकियों को अपनाकर संरक्षित कर भविष्य में होने वाली जल किल्लतों को कम कर सकते हैं। इस हेतु जल संरक्षण उपाय वाली तकनीकियों जैसे वाटर सेट प्रबंधन के तहत कंटूर, चेक डैम, मेड़बंदी, कृषि वानिकी के अलावा वाटर हार्वेस्टिंग करके ताज़ा जल को संरक्षित कर सकते हैं। सिंचाई स्रोतों का क्षमतापूर्ण ढंग से उपयोग। किसान भाइयों, अतः हम अपने पीने और फसलों की सिंचाई इत्यादि कार्यों हेतु ताज़ा जल का ही उपयोग करते हैं, जिसका 80% उपयोग केवल फसलों के प्रयोग में आता है। अतः इस जल की बर्बादी को रोकने हेतु परंपरागत सिंचाई पद्धतियों को दरकिनार कर सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों जैसे टपक एवं बौछारी सिंचाई से अधिक कृषि क्षेत्रों को आच्छादित किया जाए तथा जल के सबसे अधिक उपभोग करने वाली फसलें धान में श्री पद्धति को बढ़ावा तथा गेहूं गन्ना फसल चक्र में FIRB तकनीक को अपनाकर हम जल पर बढ़ते दबाव को कम कर सकते हैं। अत्यधिक पानी चाहने वाली धान की फसल में अनायास और अधिक पानी न लगाएं, बल्कि जब खेत से पानी लुप्त हो जाए तब उसमें 5 सेंटीमीटर गहरा पानी लगाएं। लाइनों में बोई फसल में 2 लाइनों के बीच नालियों में या कम से कम एक के बाद दूसरी नाली में सिंचाई करें। सिंचाई का पानी फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं पर ही दें और जितनी आवश्यकता हो उतना ही दें। कम पानी चाहने वाली आर्थिक दृष्टि से लाभकारी फसलों का समावेश अपने फसल चक्र में करें, जैसे अरहर, चना, मसूर, सरसों, तिल आदि।
कच्ची नालियों से बहाव रिसाव रोकने के लिए पक्की नालियां बनाएं या पाइप के द्वारा पानी को खेतों तक पहुंचाएं। धरती को प्राप्त होने वाले जल के मुख्य स्रोत वर्षा के जल का संरक्षण, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में नारे के अनुरूप जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों के सिद्धांत पर करें और जल के एक एक बूंद का सार्थक एवं संरक्षण उपयोग करें। बरसात में भूजल की रिचार्जिंग बेसिन, रिचार्ज कुएं, चेक डैम, रिसाव तालाब आदि के द्वारा किया जाए। जल संरक्षण एवं इसके सक्षम उपयोग के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि वृक्षों की अनावश्यक कटाई को स्थापित किया जाए और कृषि एवं सामाजिक वानिकी क्षेत्रफल में वृद्धि की जाए। इससे भूमि मरुस्थलीकरण से बचेगी, वर्षा अच्छी होगी और पर्यावरण स्वस्थ रहेगा। इसी से हमारी कृषि एवं सबका जीवन सुरक्षित रहेगा। यही विश्व जल दिवस का उद्देश्य भी है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, इन दोनों मौसम में परिवर्तन का दौर चल रहा है। कभी अधिक गर्मी बढ़ जाती है तो कभी बारिश हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में जो किसान मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए हैं, उनके सामने इस समय कई समस्याएं आ रही हैं, जिनमें मधुमक्खियों के आहार, शत्रु कीटों का प्रकोप, बकछूट की समस्या प्रमुख है। तो इन समस्याओं का निदान आप कैसे करें, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं जिला रांची के प्रगतिशील मधुपालक राधाकांत गिरी। किस तरह का प्रबंधन हमारे मधुमक्खी पालन के लिए किया जाता है और प्रबंधन किन किन चीज़ पर करके हम उत्पादन ज़्यादा ले सकते हैं, अपनी आय बढ़ा सकते हैं, इस बारे में हम विस्तार पूर्वक थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं। हमारे जो भी किसान भाई इस मधुपालन का कार्य से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये सलाह है कि जो मधुपेटी है उसमें ये दो पार्ट होते हैं, शिशु खंड और मधु खंड। तो शिशु खंड से मधु हम नहीं निकालते हैं। मधु खंड में जब हमारा मधु 80% सील हो जाता है तब उससे हम मधु निकालते हैं। बसंत ऋतु के समय मधु पेटी में नर का ये जन्म होता है और रानी का नए सेल बनता है। इस सेल से हमारा मधुमक्खी, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो एक बॉक्स, एक मधुपेटी से कई कॉलोनी, जो स्वार्मिंग हम लोग बोलते हैं, वो स्वार्म हो जाती है। छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा होकर अलग अलग जगह पर जाके बैठ जाती है। इससे हमारा जो मधुपेटी में मधुमक्खी की संख्या है वो कमज़ोर हो जाती है और हमारा उत्पादन कम हो जाता है। हमको मधुमक्खी को विभाजन से बचाने के लिए सबसे पहला तो कार्य करना है कि जो रानी का जिसको क्वीन सेल बोलते हैं वो बनता है, तो उसको हमको तोड़ के नष्ट कर देना है। दूसरा में मधु जैसे ही भर जाए मधु निकाल लेना है। इससे भी मधुमक्खी का जो स्वार्मिंग का ये बना हुआ रहता है मूड, वो चेंज हो जाता है और फिर मधुमक्खी अपना कार्य में लग जाती है। तो इससे हमारा उत्पादन काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा बात है कि हमको मधुपेटी खोलने समय नकाब में दस्ताना पहन लें, हाथ में दस्ताना लगा लें, ये माथा में ग्लोव्स लगा लें और धुआं जो स्मोकर है उसका भी हम प्रयोग करें, जिससे कि हमको डंक कम से कम मधुमक्खी मारे। जो मधुमक्खी हमें डंक मार देती है वो मधुमक्खी मर जाती है। गर्मी के मौसम में मधुमक्खियों को गर्मी से बचाने के लिए मधुबक्सों के रखरखाव का उचित प्रबंधन करना होता है। तो आप मधुबक्सों का रखरखाव किस प्रकार करें, आइए जानते हैं। गर्मी में हमारा जो तापमान है काफ़ी बढ़ जाता है। उस समय हमें पेड़ के नीचे इसको बगान में या तो फिर कृत्रिम रूप से इसको
छायादार बना के रखना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े तो हम लोग जूट का बोरा को भिंगा के सुबह के समय 9-10 बजे बोरा बक्सा के ऊपर में, मधु पेटी के ऊपर में रख देंगे, जिससे कि हमारा ये बक्सा जो है सो ठंडा बना रहे और हमारी मधुमक्खी काम करना माने अच्छा से काम करे। मधुमक्खी पेटी के अंदर का तापमान हमारा 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच रहता है, तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। मधुमक्खियों से अधिक शहद प्राप्त करने के लिए उन्हें पराग हेतु फूलों की आवश्यकता होती है, लेकिन एक ही क्षेत्र में हर समय फूलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है, इसलिए फूलों की कमी होने पर अधिक फूल वाले स्थान पर ले जाना चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले अगर सरगुजा की देखें झारखंड में, तो झारखंड के कुछ जिले गुमला, सिमडेगा और अब निकटवर्ती जो राज्य हमारा है छत्तीसगढ़, ये सब में विशेष वहाँ से उत्पादन करते हैं शहद का। इसके बाद हम लोग मार्च में मुजफ्फरपुर आ जाते हैं, जो कि पूरे देश में लीची के लिए एक माने अपना अलग महत्व रखता है, और लीची के साथ साथ यहाँ का जो मधु का मिठास है ये भी अपना एक अलग पहचान है। तो इसमें हम लोग बक्से को स्थानांतरित करके वहाँ ले जाते हैं। तीसरी जो हमें दुनिया में, वर्ल्ड में जो अपना स्थान रखने वाला शहद है वो करंज है। मधुमक्खियों को कुछ शत्रु कीटों के कारण भारी हानि होती है, तो हानि पहुंचाने वाले शत्रु कीट कौन कौन से हैं तथा इनकी रोकथाम कैसे करनी चाहिए, आइए जानते हैं। तो बरसात में सबसे ज़्यादा तो ये 2-4 जो दुश्मन है उस पर हम बात कर लेते हैं। पहला दुश्मन हमें चींटी, दूसरा हमारा टिटेंगा बोलते हैं, तीसरा हमें बरसात के समय मेढक है, और जो हम लोग आज तक अपना अनुभव में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखे हैं वो है तुमिल, जिसको कि बर्रा भी बोलते हैं। अगर कम संख्या में बर्रा आए तो उसको हम लोग को मारते रहना चाहिए, और उसका जो घोंसला है, जो उसका रहने का ये छत्ता है, उसको अगर पता लगा के हम लोग को रात को मसाल से जला देना, नष्ट कर देना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा एकदम ये आतंक फैला दे भंवरा, तो उस समय उस परिस्थिति में हम लोग को खुद मधुमक्खी जो पेटी है उसको दूसरे जगह पर स्थानांतरित कर देना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो बक्से, ये हम जो इटालियन मधुमक्खी आज पाल रहे हैं, इसमें प्रत्येक वर्ष अगर मौसम ठीक ठाक रहा तो हमारा झारखंड का जो अनुभव रहा है इतना दिनों का, इसमें 60 से 80 kg तक मधु का उत्पादन किया जा रहा है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला सारण के कृषक रंजीत सिंह ने। यह फसलों एवं भंडार गृहों में चूहों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रंजीत सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज आपको चूहे जो कि अपने खेती में बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं उनके बारे में जानकारी तथा उनके नियंत्रण के बारे में विभिन्न सुझाव बताऊंगा। चूहे किसान भाइयों, जैसे गेहूं की अभी अपनी फसल पक के तैयार है, सरसों की फसल पक के तैयार है, तो वैसे बड़ा नुकसान जो होता है वो कई जैसे फसलों में नुकसान होता है, खरपतवार से नुकसान होता है, फिर अपने जो रोग बीमारियों से नुकसान होता है, और किसान भाई उनके बड़ा नियंत्रण करने के लिए दवाइयाँ इत्यादि छिड़कते हैं। लेकिन कुछ नुकसान ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो बहुत ही नुकसान, खेतों में भी उससे नुकसान होता है, और बाद में खेत में कटाई होने के बाद में भंडारण में भी उससे नुकसान होता है। हमारे किसान भाई जैसे तैसे विभिन्न कीटों से अपनी फसल को बचाकर उससे अच्छी उपज प्राप्त करके उसे भंडारण गृह में एकत्रित करते हैं, लेकिन चूहे उनके अनाज के बोरों में छेद करके अनाज की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, जिससे किसानों को उसका उचित बाजार भाव नहीं मिल पाता है। तो हमारे किसान भाई कैसे करें इन चूहों का नियंत्रण? चूहा एक बहुत ही समझदार जानवर है। आप उसको डायरेक्ट
सीधे दवा देना चाहोगे तो वो कभी दवाई खाएगा ही नहीं, इसलिए उसको पहले लालच देना पड़ता है। तो किसान भाइयों, उसके लिए जो चुग्गा बोलते हैं वो चुग्गा तैयार करना पड़ता है। चुग्गा बनाने के लिए कुछ नहीं, जो अपने साधारण आटा होता है उस आटे में थोड़ा तेल मिला लो, थोड़ा गुड़ मिला लो और थोड़ा उसमें पानी मिला के लकड़ी से लाके एक ऐसा उसका एक बेट गोलियां, जैसे अपना हलवा बनता है ना, वैसे हलवा जैसा ही वो बन जाएगा। उस हलवे को आप थोड़ा गाढ़ा रखेंगे और उस गाढ़े को आप छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। 2-3 दिन उस चूहे को वो चुग्गा अपन बना के, और जहाँ पे आपको चूहे के बिल दिखाई दे रहे हैं उन बिलों के अंदर वो चुग्गा आप रख दो। धीरे धीरे वो चूहा उसको खाने के लालच में आएगा, 2-3 दिन उसको खाता रहेगा। फिर क्या करो, 47 भाग आटा, 1 भाग दवा, 2 भाग उसमें तेल और बाकी उसको एक पतली लकड़ी से पानी की सहायता से ऐसा मिश्रण करके वो चुग्गा बना, उस चुग्गे को आप फिर से गोलियां बना के एक दिन वो दवाइयाँ उसको बिल के अंदर रख दो और बिल को अंदर से या बाहर से बंद कर दो। तो चूहा क्या करेगा, उसको खाएगा और अंदर ही उसके बिल के अंदर ही मर जाएगा, ताकि बाद में बदबू या संक्रमण फैलने के भी संभावनाएं नहीं रहे। ये चूहे को कंट्रोल करने का आसान तरीका है। रासायनिक नियंत्रण के अलावा किसान भाई पिंजरों का उपयोग करके भी इनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आप पिंजरे द्वारा चूहों का नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। चूहे का जो पिंजरा होता है उसमें जैसे रोटी लगा दी, फिर चूहा आएगा और उसमें फंस जाता है, फिर हम अपने घर से इत्यादि से बहुत दूर जाके उसको छोड़ के आ जाते हैं। तो ये चूहा समझदार है, तो समझदार को नियंत्रण करने के लिए थोड़ा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। साथ ही किसान भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी मृदा जो जमीन है उसका प्रबंधन करने के लिए सभी प्रकार के जो जीव हैं उस पे भूमि पे ही वो निर्वाहित होते हैं, तो उनका नियंत्रण इतना ही करें कि वो आपकी फसल में नुकसान ना पहुंचाए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी बढ़वार के लिए परवल की फसल में जरूरी कार्य। कटहल के बाग में फल बनने की अवस्था पर किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndattabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।